सुपर्णा को सुबह सुबह पेट दर्द होने लगता है। उसके पेट में गैस हो गई है। आय हाय, ये कल रात के राजमा चावल खाने का नतीजा है। अब इसे निकालना पड़ेगा। सुपर्णा हाथ में लोटा लेकर घर से निकल जाती है। घर से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे पॉलीथीन से घिरा हुआ शौचालय है उन लोगों का, इसीलिए उस शौचालय का दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता है। सुपर्णा जल्दी जल्दी वहां जाती है और जोर से दरवाजा खोल देती है और जोर से चिल्लाती है, हाय राम, ये क्या देख लिया मैंने। असल में शौचालय में उसका ससुर मोतीलाल बैठकर शौच कर रहा था। सुपर्णा ने वही देख लिया। मोतीलाल भी शर्म के मारे शौचालय से उठ गया और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। क्या बहू, घुसने से पहले एक बार पूछ तो लेती। असल में बहुत जोर से लगी थी बाबूजी। जो भी है, ये बात किसी को बताना मत। सुपर्णा बहुत शर्मा गई। वो शहर की लड़की है, उसे इन सब बातों की आदत नहीं है। सुपर्णा बहुत भोली भाली लड़की है। अंकुश से प्यार करते वक्त उसके दिमाग में ये नहीं आया था कि अंकुश का घर गांव में है। सुपर्णा, गांव और शहर में बहुत अंतर होता है। मेरा घर गांव में है, तुम वहां जाके रह पाओगी ना? प्यार के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ अंकुश। लेकिन सुपर्णा को ये नहीं पता था कि प्यार के लिए अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाना पड़ेगा। शादी के बाद सुपर्णा एक लंबा सा रास्ता तय करके इस घर में आई। रास्ते में ही उसे बहुत तेज टॉयलेट लगी थी। अंकुश ने कहा था, सुपर्णा, यही किसी झाड़ी के पीछे कर लो। नहीं नहीं, मुझे बाहर खुले में ये सब करने की आदत नहीं है। मैं तुम्हारे घर पहुंचकर ही करूंगी। अंकुश अपने ही मन में सोचने लगा। अरे, अब इसे कैसे बताऊं कि मेरे घर पे भी शौचालय नहीं है, झाड़ियों में ही जाना पड़ता है। अंकुश ने कुछ नहीं बोला। वो दोनों घर पहुंच गए और सुपर्णा टॉयलेट करने के लिए बाथरूम ढूंढने लगी। माँ जी, बाथरूम कहाँ है? मुझे टॉयलेट जाना है। ये सुनकर सुपर्णा की सास बिमला ने कहा, बाथरूम? अंकुश ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? हमारे घर में बाथरूम नहीं है, झाड़ियों में जाना होगा। ये सुनकर सुपर्णा चौंक गई। उस दिन कैसे भी करके सुपर्णा झाड़ियों के पीछे जाकर टॉयलेट कर लेती है। लेकिन रात को वो अंकुश से कहने लगी, देखो अंकुश, मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन बाहर शौच नहीं कर सकती। तुम जल्दी से कुछ इंतजाम करो। अगले दिन सुबह सुबह सुपर्णा को शौच के लिए खेत में जाना पड़ा। तभी भी ठीक से सुबह नहीं हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था और खेत में बड़ी बड़ी घास होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे, ये बॉम्ब फटने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी एक बुढ़े ने कहा, ये बॉम्ब फटने की आवाज नहीं है बहू, ये मेरे पेट में से आ रही है। वाह, कितनी सुंदर हो तुम। शहर की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। सुपर्णा डर गई। असल में गांव का एक बुढ़ा वहीं पर बैठकर शौच कर रहा था। अंधेरे में सुपर्णा उसी के पास जाकर बैठ गई। सुपर्णा डर के मारे वहां से दौड़कर भाग गई और घर लौटकर अंकुश को ये बात बताई। अंकुश ने उसके माता पिता से कहा, पिताजी, सुपर्णा शहर की लड़की है, उसे एक शौचालय की जरूरत है। लेकिन हमारे घर के अंदर शौचालय नहीं बन सकता, यही हमारी परंपरा है। अरे, ये सब पुराने ख्यालात हैं माँ। पिताजी, आप तो कुछ कहिए। मोतीलाल ने कहा, हाँ, वैसे हमें भी खेत में जाने में तकलीफ तो होती है। ठीक है, घर में नहीं तो उस तालाब के पास एक शौचालय बनाएंगे। तालाब के पास पॉलीथीन से ढका हुआ एक शौचालय बन गया। लेकिन सुपर्णा इससे पूरी तरह खुश नहीं हुई, क्योंकि हर बार शौच करने के लिए उसे इतनी दूर जाना पड़ रहा था। और ऊपर से पॉलीथीन का शौचालय कभी भी टूट सकता है, तेज हवा में टूट सकता है। पहले दिन सुपर्णा शौचालय में घुसी और देखा कि इसका दरवाजा ठीक से लॉक नहीं होता। अरे, ये कैसा शौचालय है? दरवाजा बंद नहीं होगा तो शांति से शौच कैसे करूंगी? शौचालय के बाहर मोतीलाल खड़ा हुआ था। उसने कहा, दरवाजे को पकड़े रहो बहू, कुछ नहीं होगा, और थोड़ा जल्दी करो, मुझे भी जाना है। सुपर्णा किसी भी तरह दरवाजा पकड़कर शौच करने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। मोतीलाल को पेट की समस्या थी, इसलिए उसे बार बार शौचालय जाना पड़ता था। इसकी वजह से सुपर्णा जब भी शौचालय जाती थी, मोतीलाल अंदर होता था। बाबूजी, आप हो क्या अंदर? हाँ बहू, थोड़ा पेट खराब हो गया है मेरा। ऐसे ही सुपर्णा को बाहर खड़े रहकर इंतजार करना होता था। आसपास के लोग ये सब देखकर हंसते थे। अरे वो देखो, शहर की लड़की शौचालय में घुसने के लिए खड़ी है। अरे, शहर की लड़कियां ऐसी ही होती है, खड़े रहेंगे लेकिन खेत में नहीं जाएंगे। हमारी बहुएं तो बहुत अच्छी है। सुपर्णा ये सब सुनती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहा था। और एक दिन सुबह सुपर्णा को जोर से शौच आई तो वो दौड़ते हुए शौचालय गई और दरवाजा खोलते ही देखा कि उसका ससुर मोतीलाल अंदर बैठा हुआ है। सुपर्णा को बहुत शर्म आई। वो अपने पति के पास आकर रोने लगी। अंकुश, अंकुश, ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझे घर में ही अपने लिए शौचालय चाहिए।
लेकिन ये संभव नहीं है सुपर्णा, गांव वाले ये नहीं होने देंगे, ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। लेकिन सुपर्णा नहीं मानी। वो रोती रही, लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर से शौचालय गई और दरवाजा खोलते हुए देखा कि दरवाजा बंद है। बाबूजी, आप अंदर हो क्या? आज फिर से? लेकिन अंदर से एक औरत की आवाज आई। मैं हूं। औरत की आवाज सुनकर सुपर्णा चौंक गई। मैं मतलब? कौन हो तुम? हमारे शौचालय में क्या कर रही हो? तभी शौचालय से गांव की एक औरत निकल आई। क्षमा करना सुपर्णा, मुझे खेत में शौच करने से शर्म आती है, लेकिन घर में कोई शौचालय बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे शौचालय में चली आई। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। आज शाम को गांव की सभी औरतों को यहाँ ले आओ। वो औरत बाकियों को भी जुटा कर ले आई। सुपर्णा ने उन लोगों से कुछ कहा। सभी खुश हो गए। रात को अंकुश घर आया। सुपर्णा, खाना तैयार है क्या? नहीं जी, मेरे पेट में दर्द है, आज खाना नहीं बना पाई, पानी पीकर सो जाओ। गांव की सभी औरतें यही करने लगीं। अगले 2 दिन तक गांव के किसी भी मर्द को खाना नहीं मिला। सभी परेशान हो गए। अरे, एक साथ गांव की सभी औरतों के पेट में दर्द कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है भाई, डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। सुपर्णा पढ़ी लिखी थी, उसने डॉक्टर साहब के साथ पहले से ही बातचीत कर ली थी। डॉक्टर साहब आए और बोले, देखो गांव वालों, खुले में शौच करने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। खुले में शौच करने की वजह से जीवाणु शरीर के अंदर जाते हैं। अरे लेकिन हम मर्दों को तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि औरतों का शरीर कमजोर होता है, इसीलिए ऐसा उन लोगों के साथ ही हुआ। हर घर में शौचालय बनाओ, नहीं तो सभी बीमार पड़ जाओगे और किसी को खाना नसीब नहीं होगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए और अगले 1 हफ्ते के अंदर हर घर में शौचालय बन गया। सुपर्णा के लिए घर में एक अलग से शौचालय बनाया गया। सुपर्णा बहुत खुश हुई और ऐसे ही गांव की सभी औरतें खुशी खुशी रहने लगी। अनीता की नई नई शादी हुई थी। घर में उसका पति विहान, सास जया और ससुर राजेंद्र थे। वाह, अच्छा है, छोटा परिवार है, ना ननद का झंझट और ना जेठ जेठानी का। लेकिन अनीता को क्या पता था कि अभी उसके सिर पर छोटे परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। घर में अकेली बहू होने के कारण अनीता ने शादी के दूसरे ही दिन से घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। सुबह सुबह जब वो चाय लेकर सास और ससुर के कमरे में गई तो अनीता ने तुरंत चाय का ट्रे टेबल पर रखकर अपने हाथों से नाक बंद कर लिया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुसु और पॉटी कर दी हो। क्या बात है बहू? कुछ नहीं माँ जी, पता नहीं कहाँ से बदबू सी आ रही है। अब दरअसल बात यह है बहू कि तेरे पिताजी को आर्थराइटिस की बीमारी है, जिसके कारण वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और जब उन्हें सुसु या पॉटी लगती है तो वो जब तक बाथरूम में जाते हैं तब तक उनकी सुसु पॉटी बिस्तर पर ही निकल जाती है। ओहो, तो ये बात है। लेकिन अभी पापा हैं कहाँ? वो अभी बाथरूम में है, लेकिन बिस्तर में सुसु पॉटी लगी हुई है तो इसे अब धोना पड़ेगा। ये सुनकर तो अनीता के होश उड़ गए कि कहीं सास सुसु पॉटी साफ करने के लिए उसे न कह दे। अनीता मन ही मन बोल उठी, ओह नो, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कहाँ फंस गई यार। अनीता को परेशान देखकर जया बोली, तू परेशान मत हो बहू, ये सब मैं साफ कर दूंगी, मुझे तो अब आदत पड़ गई है। जया गंदे चादर को धोने के लिए बाथरूम में ले जाने लगी, तभी विहान भी वहां आ गया और उसने जया की सारी बातें सुन ली थी। विहान ने जया से कहा, नहीं माँ, अब तुम ये सब नहीं करोगी, तुम्हारी उम्र आराम करने की है, बहुत काम कर लिया तुमने। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अनीता है ना, अनीता करेगी। अनीता, जाओ ये चादर धो दो। उस चादर को देखकर तो अनीता का मन उल्टी करने का हो रहा था। बेचारी यही सोच रही थी कि सुसु पॉटी लगी हुई चादर वो धोएगी कैसे, लेकिन विहान के कहने पर वो मना भी नहीं कर पाई और चादर लेकर धोने चली गई। चादर धोते समय, आज तो धो लिया, लेकिन आज के बाद ऐसी गंदी चादर मैं कभी नहीं धोऊंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन अनीता शाम को बाजार गई, उसे कुछ सामान खरीदना था। तभी उसने देखा कि एक औरत केमिस्ट की शॉप से अपने बच्चे के लिए डायपर खरीद रही थी। हाँ, पापा भी तो डायपर पहन सकते हैं, मैं पापा जी के लिए डायपर खरीद लेती हूँ। अनीता ने केमिस्ट की शॉप से डायपर खरीद लिया और घर ले आई। डायपर लाकर अनीता ने उसे बेडरूम में रख दिया। रात में जब विहान की नजर उस डायपर पर पड़ी, अरे अनीता, ये डायपर कौन लेकर आया है? मैं लाई हूँ। लेकिन अभी क्यों? अभी तो हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं है। क्या अभी से बच्चे के लिए सामान खरीद कर जमा करना शुरू कर दिया है क्या? नहीं, ये हमारे बच्चे के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? घर में इसे कौन पहनेगा? पापा पहनेंगे। पापा चल नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी सुसु पॉटी बिस्तर पर निकल जाती है, इसलिए आज से पापा डायपर पहनेंगे। इससे बिस्तर भी गंदा नहीं होगा और बदबू भी नहीं आएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है।
उस रात अनीता ने अपने ससुर को डायपर पहनने के लिए दिया, जिसके बाद ससुर राजेंद्र डायपर पहनकर सो गए। अगले दिन जब सुबह उन्हें सुसु पॉटी आई तो उन्होंने डायपर में ही कर दिया। बाद में उस डायपर को अनीता घर के बाहर कूड़ेदान में डाल देती। अब रोज यही सिलसिला चलने लगा। चलो, सुसु पॉटी वाली चादर धोने से तो मुक्ति मिली, लेकिन अब यूं रोज रोज डायपर फेंकने कूड़ेदान के पास जाना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं, ना जाने क्या बातें करते होंगे मेरे बारे में। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। रोज की तरह एक दिन अनीता अपने ससुर का डायपर फेंकने कूड़ेदान के पास गई। कितने दिनों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई। कचरा कूड़ेदान के बाहर तक बिखर गया है। अब इस डायपर को कहाँ फेंकूं? यहाँ तो पिछले कई दिनों के डायपर अब तक पड़े हुए हैं। कितनी गंदगी हो रही है। हे भगवान, अब इस डायपर से छुटकारा दिला दो। अनीता उस डायपर को वहीं फेंक कर घर आ जाती है, लेकिन उस दिन भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई और कॉलोनी की सड़क पर कचरा बिखर गया। आवारा कुत्तों ने वहां फेंके हुए कई सारे डायपर दांतों से फाड़ दिए और इधर उधर फेंक दिए। कुछ कुत्तों ने गंदे डायपर फाड़कर अनीता के घर के दरवाजे पर लाकर रख दिए। शाम को जब अनीता सब्जी लाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसका पैर गंदे डायपर पर पड़ा। उफ, बस यही कमी बाकी रह गई थी। पूरी कॉलोनी में गंदे डायपर इधर उधर बिखरे हुए थे और अब हमारे घर के दरवाजे पर भी। इन कुत्तों को भी पता चल गया कि ये डायपर हमारे घर से फेंके गए हैं। अनीता ने घर के अंदर जाकर पैर धोए और दोबारा बाहर आई और सब्जी लेने निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कॉलोनी की औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे, ये डायपर ना जाने किसके हैं, पूरे कॉलोनी में बिखरे हुए। अभी तो किसी के घर में बच्चा भी नहीं हुआ। अरे, ये जया की नई बहू अनीता है ना, मैंने उसे ये डायपर फेंकते हुए देखा है। लेकिन विहान की तो अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो बच्चा भी नहीं हुआ। फिर उनके घर में डायपर कौन पहनता होगा? अरे, ना जाने कौन पहनता है, लेकिन अनीता ये डायपर फेंकती है। कहीं वो डायपर में सूसू पॉटी तो नहीं करती? राम राम राम, क्या आजकल की लड़कियां ना जाने कितनी आलसी हो गई हैं। इस उम्र में भी डायपर में सूसू पॉटी। लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ बहन, अब इस तरह कॉलोनी में गंदगी तो नहीं देख सकते। हम जया से बात करेंगे। इन आंटियों को लगता है कि मैं डायपर में सूसू पॉटी करती हूँ। मुझे इनकी गलतफहमी दूर करनी होगी। पहले बाजार का काम कर लूं। ये सोचकर अनीता सब्जी लाने बाजार चली जाती है। सब्जी लेकर जब वो घर लौटती है तो देखती है कि कॉलोनी की औरतें जया से शिकायत कर रही थी। देखो जया बहन, अपनी बहू को समझा लो कि यूं कॉलोनी को डायपर से गंदा न करे। पूरी कॉलोनी में गंदे डायपर इधर उधर फेंके हुए हैं। लेकिन मेरी बहू तो कचरे की पेटी में ही डायपर डालती है। अनीता ये सब सुन रही थी। उसने कॉलोनी की औरतों से कहा, आंटी जी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। आप लोगों को लगता है ना कि ये डायपर मैं पहनती हूँ, तो ये सच नहीं है। ये डायपर मैं नहीं बल्कि मेरे ससुर जी पहनते हैं, क्योंकि वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही उनकी सूसू पॉटी निकल जाती थी। इसलिए मैं उनके लिए डायपर लाई थी। और रही बात गंदगी की, तो कचरा उठाने वाला कई दिनों से नहीं आ रहा है, इसलिए आवारा कुत्तों ने कॉलोनी में डायपर फाड़कर यहाँ वहाँ फेंक दिए। मैं अभी कॉलोनी साफ कर देती हूँ। अनीता उसी समय झाड़ू लेकर पूरी कॉलोनी को साफ करने लगी और सारे डायपर उठाकर एक बड़ी पॉलीथीन में इकट्ठा किया और कॉलोनी से बाहर जाकर कचरा गाड़ी में डाल दिया। शाम को जब विहान ऑफिस से घर लौटा तो अनीता और जया ने उसे सारी बात बताई। सॉरी अनीता, तुम्हें ससुराल में ये सब करना पड़ रहा है। अनीता बहू, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके दोनों पैर ठीक हो जाएं। इसलिए नहीं कि मुझे आपके डायपर फेंकने पड़ते हैं, बल्कि इसलिए ताकि आप भी दूसरों की तरह अपने पैरों पर अच्छी तरह से चल पाएं। हम सब भी यही चाहते हैं अनीता, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पापा के दोनों घुटनों में आर्थराइटिस है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक हो सकता है विहान, पापा के पैर पहले की तरह हो जाएंगे। वो कैसे? नी रिप्लेसमेंट से। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा के हम पापा के दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवाएंगे। पापा के दोनों घुटने नए लगा दिए जाएंगे, जिसके बाद पापा अपने पैरों पर पहले की तरह चल पाएंगे और उन्हें बाथरूम तक जाने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। लेकिन नी रिप्लेसमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है। नो प्रॉब्लम। तुम भूल गए क्या कि तुम्हारे ऑफिस की तरफ से तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, जिससे तुम अपने माता पिता का भी इलाज करा सकते हो और तुम्हारी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुमने सही याद दिलाया। सच में तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। मैं कल ही शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में पापा के नी रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ। सिर्फ तुम क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरे दिन अनीता और विहान डॉक्टर के पास जाते हैं और राजेंद्र के नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। आप जल्द से जल्द पेशेंट को यहाँ एडमिट करवा दें। हम जल्द ही उनका ऑपरेशन कर देंगे और कुछ ही महीनों के बाद उनका घुटना बिल्कुल फिट हो जाएगा। अगले ही दिन अनीता और विहान राजेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। डॉक्टरों की टीम ने राजेंद्र के घुटने का ऑपरेशन करके उन्हें नए घुटने लगा दिए। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद
राजेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अनीता और विहान उन्हें घर ले आए, जिसके बाद अनीता ने अपने ससुर राजेंद्र की खूब सेवा की। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे करके राजेंद्र अपने पैरों पर अच्छी तरह से चलने लगे। अब वो पहले की तरह चल पाते थे। एक दिन, अनीता बहू, तेरी वजह से मेरे दोनों पैर ठीक हो गए हैं। अब मुझे बाथरूम तक जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और अब मैं डायपर भी नहीं पहनता हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ अनीता बहू, तूने हमें सही रास्ता दिखाया और अपने ससुर की बहुत सेवा की है। अब तुझे गंदे डायपर फेंकने से भी छुटकारा मिल गया है। मेरे और तेरे पापा की तरफ से ये उपहार तुम्हारे लिए। जया ने अनीता को ज्वेलर्स की दुकान का एक डिब्बा दिया। जब अनीता ने उस डिब्बे को खोला तो उसमें सोने का हार था, जिसे देखकर अनीता बहुत खुश हो गई। थैंक यू माँ जी, थैंक यू पापा, आई एम वेरी लकी। बहू, लकी तो हम हैं कि हमें बहू के रूप में तू मिली है। अनीता और विहान दोनों ने जया और राजेंद्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।